तो यहाँ तक यहाँ तक हुआ था ना हम लोगों का। हाँ, कलिंगा वॉर के बारे में बताए थे। तो देखो मैं क्विक रिवीजन करा दे रहा हूँ, बहुत दिन के बाद हो रहा है क्लास, तो आज से बात मत करो, ठीक है। तो चीज़ें क्या है कि हम लोग मौर्यन एम्पायर पढ़ रहे थे, और इस मौर्यन एम्पायर में हमको 3 राजा के बारे में पढ़ना था। एक चंद्रगुप्त मौर्य जो हम लोगों ने पढ़ लिया था, बिंदुसार, लास्ट जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन चल रहा था वो अशोक को लेके चल रहा था। तो अशोक से हमने पढ़ा था कि अशोक के एंटायर लाइफ को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, काम अशोक, चंड अशोक और धम्म अशोक। यहाँ पे काम अशोक का मतलब क्या है, ये वो पीरियड है जहाँ पे अशोका फिजिकल प्लेजर में इंडल्ज था। चंड अशोक मतलब बहुत ज्यादा ब्रूटल और एक्सट्रीमिस्ट फेज, जहाँ पे अशोका ने बहुत मारकाट किया था। और इसी चंड अशोक का एक पावरफुल एग्जाम्पल जो हमको देखने को मिलता है वो है आपका कलिंग वॉर। कब हुआ था ये? 261 बीसी। कलिंग वॉर से हमने 2-4 फैक्ट याद किए थे कि कलिंग वॉर से आपको उसका ईयर याद रखना है, उसके बाद साइट याद रखना है, किस साइट पे हुआ था। तो धौली कौन सा रिवर था? दया रिवर। और इसी कलिंग वॉर जब चल रहा था तब भारत में एक बुद्धिस्ट मॉन्क का अराइवल होता है जिसका नाम क्या है? उपगुप्त। और इसी उपगुप्त के इन्फ्लुएंस में आके अशोका ने कौन से धर्म, कौन से रिलीजन को अपना लिया था? बुद्धिज्म को अपना लिया था। इतना हम लोगों ने पढ़ा था। मैंने आई थिंक आप लोगों को कलिंग वॉर का डिस्क्रिप्शन भी दिया था कि किस तरह से उसको डिस्क्राइब किया गया है वेरियस सोर्सेज में, ठीक है। अब देखो कुछ समय के लिए इमेजिन करो ना कि आप सब अशोक हो, ठीक है। कलिंग वॉर या उपगुप्त के आने से पहले आपका जीवन का एक लक्ष्य क्या बन चुका था कि लोगों को मारना, बैटल लड़ना, युद्ध लड़ना। आपने युद्ध में बहुत लोगों को मारा। अब कलिंग वॉर जैसे ही खत्म होता है और उपगुप्त के इन्फ्लुएंस में आके, फॉर एग्जांपल मेरे को कुछ समय के लिए उपगुप्त इमेजिन करो, और मेरे इन्फ्लुएंस में आके आप लोगों ने कौन सा रिलीजन अपना लिया? बुद्धिज्म। अब आप सब अचानक से क्या बन गए हो? बुद्धिस्ट। बट बुद्धिज्म तो अशोक के टाइम पे नहीं आया था और पहले से था, तो उस बुद्धिज्म के बहुत सारे फॉलोवर्स भी होंगे। अब आप लोग उन फॉलोवर्स को कैसे यकीन दिलाओगे कि आप लोग एक ट्रू बुद्धिस्ट बन चुके हो? यकीन भी तो दिलाना पड़ेगा ना। तो कैसे यकीन दिलाओगे? देखो यकीन दिलाने के लिए ना अशोका ने क्या बोला कि यार हमारे यहाँ पे ना बुद्धिज्म में बहुत सारी प्रॉब्लम आ चुकी है, उन सारे प्रॉब्लम्स को हमको क्या करना पड़ेगा? दूर करना पड़ेगा। और दूर करने के लिए अशोक क्या करेंगे? 250 बीसी में 250 बीसी में अशोक करवाएंगे आपका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। और ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? तो मगध का कैपिटल क्या है? मगध का कैपिटल हमने बनवाया था ना क्या? पाटलिपुत्र जरूर। तो मगध का कैपिटल पाटलिपुत्र, ठीक है। अब देखो इस थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में ना 2 चीजें बोली गई। पहला कि हम क्या करेंगे, बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए धम्म यात्रा निकालेंगे। धम्म यात्रा का मतलब क्या है कि गौतम बुद्धा का जो टीचिंग है ना वो हम अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में उसको फैलाएंगे। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे? धम्म यात्रा। अब वैसे लोग जो अलग अलग कंट्री में जाके बुद्धिज्म को स्प्रेड करेंगे, उसके लिए एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया गया था जिसको बोला जाता है धम्म महामट्टा। धम्म महामट्टास, ठीक है। तो ये धम्म महामट्टास कौन थे? तो दे वर द स्पेशल ऑफिसर जिनका काम क्या था? बुद्धिज्म को स्प्रेड करना। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? वेरी गुड। अब देखो एक तो ये चीज हुआ, और एक इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ कि इसी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में एक और किताब लिखी गई थी जिसका नाम क्या था? अभिधम्म पिटाका। अभिधम्म पिटाका। तो इसके पहले हम लोगों ने 2 पिटाका और लिखे थे जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में हुए थे, विनय पिटाका और सुत्त पिटाका। तो अगर आप
थोड़ा ध्यान से देखो ना, तो हम लोगों ने भी 3 किताबें लिखी है, ठीक है। विनय पिटाका, सुत्त पिटाका, और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ आपका, अभिधम्म पिटाका। अब देखो इन तीनों बुक को ना, अब अगर आप क्लब कर दो, तो क्लब करने के बाद इन तीनों किताब को मिला के एक कॉमन टर्म दिया गया है, और उस कॉमन टर्म को हम लोग बोलते हैं त्रिपिटाकास। क्या बोला जाता है? त्रिपिटाकास। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, तो आपसे पूछता है कि त्रिपिटाकास इज रिलेटेड टू विच रिलीजियन। त्रिपिटाकास कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? तो त्रिपिटाकास हमने अभी क्या पढ़ा, किस धर्म से होगा ये? बुद्धिज्म। और त्रिपिटाकास का मतलब क्या है? तो ये 3 किताब, सुत्त पिटाका, विनय पिटाका और अभिधम्म पिटाका। इतना क्लियर है? तो ये जो विनय पिटाका और सुत्त पिटाका है, ये कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था? फर्स्ट। और अभिधम्म पिटाका कौन से में हुआ था? थर्ड। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाया था? अजातशत्रु। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाया? अशोक। और सेकंड अगर पूछ ले तो काला अशोक। क्लियर है? 3 बुद्धिस्ट काउंसिल हो गया। अब देखो 2 चीजें तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में हो गई कि हमको बुद्धिज्म को स्प्रेड करना है आउटसाइड इंडिया, और बुक भी लिखा गया। अब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल खत्म, अशोक जी अपने घर आते हैं, और घर में आके देखते हैं कि उनका बेटा और बेटी कुछ काम कर रहा है। तो अशोक के एक बेटे थे और एक बेटी थी। बेटे का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था संघमित्रा, ठीक है। तो अशोक क्या करते हैं, अशोक महेंद्र के पास जाते हैं और पूछते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो? महेंद्र बोलता है कुछ नहीं पापा, बस खा के उठा हूँ, अभी पबजी खेलूंगा और फिर सो जाऊंगा। फिर अशोक बेटी के पास जाते हैं कि संघमित्रा क्या कर रही हो? तो बेटी बोल रही है कुछ नहीं पापा, दोस्तों के साथ पब जाने के प्लान है, तो अभी बस सजना है, संवरना है। अब बैकग्राउंड में म्यूजिक भी बज रहा था, सजना है मुझे सजनी के लिए। तो अशोक बड़ा गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि पबजी और पब छोड़ो, अभी के अभी दोनों जन कहाँ निकल जाओ, श्रीलंका चले जाओ। और श्रीलंका क्यों जाना है? तो वहां जाके आपको बुद्धिज्म को स्प्रेड करना है। तो देखो इम्पोर्टेंट चीज क्या हुआ ना, कि ये जो बुद्धिज्म को स्प्रेड करना है, इसके लिए अशोक ने क्या किया, अपना बेटा महेंद्र और अपनी ही बेटी, जिनका नाम क्या था, संघमित्रा, इन दोनों को कहां भेज दिया? श्रीलंका, ठीक है। अब एग्जाम में श्रीलंका ना देके आपसे ये भी टर्म दे सकता है, सिलोन, ठीक है। शिलोन इज द एंशिएंट नेम ऑफ श्रीलंका, ठीक है। इतना क्लियर है? और अशोक ने खुद बहुत सारे यात्रा किए टुवर्ड्स द वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, ये सब जगह पे, नेपाल वगैरह सब जगह गए थे बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे अगर मैं आप लोग से एक स्टेटमेंट पूछूं कि एक स्टेटमेंट दो, आप लोग को बताना है कि स्टेटमेंट सही है कि नहीं। स्टेटमेंट इज लाइक बुद्धिज्म is an international religion whereas जैनिज्म is not। बुद्धिज्म एक अंतरराष्ट्रीय धर्म है, हालांकि जैनिज्म नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? कुछ हद तक सही नहीं है, पूरा ही सही है। बुद्धिज्म एक इंटरनेशनल रिलीजन है, और बुद्धिज्म को इंटरनेशनल रिलीजन बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? अशोक का। अगर ये धम्म यात्रा ना निकालता तो हो सकता है बुद्धिज्म श्रीलंका ना पहुंचता, लेकिन बहुत लेट पहुंचता। चाइना ना पहुंचता, लाओस ना जाता, साउथ एशिया के बहुत सारे कंट्री में ना गया होता, साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे कंट्री में ना गया होता, ठीक है। तो बुद्धिज्म को इंटरनेशनल रिलीजन बनाने वाले अशोक थे। हालांकि जैनिज्म जो धर्म है वो भारत में ही शुरू हुआ और भारत में ही, मतलब जिस पैमाने में था उस पैमाने में आज आपको नहीं देखने को मिलेगा, बहुत कम हो गए संख्या। क्लियर है इतना? तो ये फैक्ट आपको याद रखना है यहाँ पे। अब देखो और एक चीज यहाँ पे याद रखना
शायद हमने लास्ट क्लास में लिखवाया था आप लोगों को कि कलिंग वॉर के बाद क्या होता है ना कि अशोका एक पॉलिसी को अबंडन करता है और उस पॉलिसी का नाम क्या है? पॉलिसी ऑफ भेरी घोषा। पॉलिसी ऑफ भेरी घोषा, ठीक है। पॉलिसी ऑफ भेरी घोषा का मतलब क्या होता है? तो भेरी घोषा का मतलब होता है मिलिट्री एनेक्सेशन। मिलिट्री एनेक्सेशन का मतलब क्या है कि आप अपनी आर्मी लेके जाओगे, अपना मिलिट्री लेके जाओगे, सामने वाले के ऊपर हमला करोगे और उसके एरिया को कैप्चर कर लोगे। तो इस तरह के पॉलिसी को क्या बोला जाता है? पॉलिसी ऑफ भेरी घोषा। अब ये अबंडेंट क्यों किया गया? अशोका ने इस पॉलिसी को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अशोका ने कौन से धर्म को अपना लिया था? अब बुद्धिज्म किस विचारधारा की बात करती है? नॉन वायलेंस की, अहिंसा की। क्लियर है? तो अब अगर आप तलवार लेके जाओगे किसी के घर में तो वो क्या हो जाएगा? हिंसा। तो इसीलिए इस पॉलिसी को क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। वो अब स्कूल वगैरह में आप लोग सुनते हो ना कि मैडम या सर पढ़ाते हैं कि अशोका ने अपना तलवार छोड़ दिया था। पॉलिसी ऑफ भेरी घोषा। क्लियर है? अब आप एक पॉलिसी अगर आप छोड़ रहे हो तो आपको एक पॉलिसी क्या करना पड़ेगा? अपनाना पड़ेगा। तो जब अशोका ने ये पॉलिसी छोड़ा तो अशोका ने जो पॉलिसी अपनाया उस पॉलिसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिसी ऑफ धम्म घोषा। धम्म घोषा का मतलब क्या होता है? सोशियो कल्चरल एनेक्सेशन। मीन्स बुद्धिज्म के कल्चर को स्प्रेड करके हम क्या करेंगे? अब कंट्री को सोशल और कल्चरली हम एनेक्स करने की कोशिश करेंगे। पूरा बनता ये क्वेश्चन शायद इस साल के स्टेनो वगैरह में पूछा गया है। सब क्वेश्चन बनता है। अभी क्वेश्चन का जो पैटर्न हो गया है ना, वो जैसे कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ये आपको समझना है। क्वेश्चन आपके किताब से ही आ रहा है, आपके सिलेबस से ही आएगा, आपको बस अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखना है। मैं हमेशा बोलता हूँ एग्जाम में बैठोगे अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। वो जो आप यूट्यूब वगैरह में देखते हो ना कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहा है, बहुत टफ हो गया है पेपर, कुछ नहीं हुआ है, पेपर वैसा ही है। ठीक है, तो दिखावटी चीजों से दूर रहो। आपका काम है पढ़ना, आप उसी चीज को पढ़ते रहो। पेपर अगर टफ आएगा, क्वेश्चन अगर टफ आएगा तो वो सबके लिए टफ है, ये भी समझ के रखो, केवल आपके लिए टफ नहीं है। अब पेपर अगर इजी आएगा तो सबके लिए इजी है, आपके हाथ में है आपका मेहनत। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन बहुत फेमस, जब हम मेडाइवल पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इंसान बहुत डेप्थ में डूब के पढ़ने की कोशिश करता है, बट एसएससी हो गया या रेलवे हो गया, कभी कभी ऊपर ऊपर का क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे हम लोगों ने हरियांका डायनेस्टी पढ़ा था, तो मैंने क्या बोला था आपको? डायनेस्टी सीक्वेंस में याद रखना है कि पहला कौन आया, दूसरा कौन आया, तीसरा कौन आया। और वहीं पे मैंने ये भी बोला था कि आपको राजा का सीक्वेंस भी याद रखना है कि पहले कौन आए थे, उसके बाद कौन आए थे, उसके बाद कौन आए थे, उसके बाद कौन आए थे। अब ये लोग क्या करते हैं ना, दो तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो आपको डायनेस्टी को अरेंज करने दे देंगे कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और 3-4 डायनेस्टी का नाम रहेगा, आपको डायनेस्टी को अरेंज करना है कि पहले ये आया था, उसके बाद ये आया था, उसके बाद ये आया था। उसके बाद एक और आपको दे देंगे, राजा का नाम दे देता है और राजा का नाम देने के बोलता है कि राजा को अरेंज करो। तो ये एकदम बेसिक चीज है, इसके लिए आपको किसी राजा के बारे में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, एक आपसे पूछता है फाउंडर रिलेटेड क्वेश्चन कि कौन थे फाउंडर। एक आपसे पूछता है लास्ट रूलर रिलेटेड क्वेश्चन कि इस डायनेस्टी का लास्ट राजा कौन था। और एक आपसे पूछता है कैपिटल रिलेटेड क्वेश्चन कि इस डायनेस्टी का कैपिटल कहाँ पे था। तो ये जो 5 डायमेंशन है ना, ये आपको हर डायनेस्टी के लिए सबसे पहला आपका काम होता है ये 5 डायमेंशन प्रिपेयर करना। समझ में आ रहा है? ये 5 डायमेंशन आपकी कॉपी में होना ही चाहिए। जैसे मैं अगर मौर्यन एम्पायर पढ़ा रहा हूँ तो आपका काम होगा कि मौर्यन, अब सारे राजाओं को एक जगह लिख के रख लो कि पहले चंद्रगुप्त मौर्य आया, उसका टाइम पीरियड इतना से इतना है, फिर बिंदुसार आया, उसका टाइम पीरियड इतना से इतना है, फिर अशोक आया, उसका टाइम पीरियड इतना से इतना है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट राजा हो गए। उसके बाद क्या याद रखना है आपको कि इस
पूरे डायनेस्टी का लास्ट राजा कौन था? तो लास्ट राजा वाज योर बृहद रथ। काम खत्म, राजा का अरेंजमेंट हो गया। तो ये हमने कर लिया। जब आप ये करोगे तो आपको फाउंडर का नाम पता चल जाएगा, लास्ट रूलर का नाम पता चल जाएगा। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में हम लोगों ने क्या लिखा है कि मगध का कैपिटल क्या था? ये 5 डायमेंशन आपका वन गो में हो जाता है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो अंदर से आता है, और उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन आएगा, जैसे आप मौर्यन एम्पायर पढ़ते हो तो आपको मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। जो नोट्स आप लोगों को मिला है, नोट्स खोल के देखे हो, उसमें देखोगे, अगर नोट्स है तो खोलो उसमें, अगर आप लोग के पास है तो। मैं आप लोग को कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये सारी चीजें जो बच्चे अभी 10 में पढ़ रही हो या 12 में पढ़ रही हो, अभी आप लोगों का 1-2 साल हुआ होगा ये सब छोड़ के आए होंगे, तो आप लोग को कुछ मैं नया नहीं पढ़ा सकता। मैं जो क्लास में आके आप लोगों को बता सकता हूँ कि आप लोगों को पढ़ना कैसे है, तो उसके ऊपर ध्यान दो। मौर्यन एम्पायर खोलो, देखो मौर्यन एम्पायर जहाँ पे राजाओं का सिलसिला खत्म हो रहा है ना, उसके बाद एक और पीडीएफ लगा होगा जहाँ पे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन दिया होगा। मिल गया? वो चीज आपको पढ़ना है। ये जो नोट्स आपको मिला है ना, ये नोट्स को ही मल्टीपल टाइम आप रिवाइज मारोगे और जाके खाली प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि एंशिएंट और मिडाइवल से आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर है इतना? आ जाइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ तक अशोक का सिलसिला ये होता है, बातचीत ना करो, हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे अशोक का सिलसिला हमने समझा। अब देखो कलिंग वॉर के बाद क्या था ना, अशोक ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो तलवार कभी नहीं उठाएंगे, दान दक्षिणा बहुत करते थे। तो कलिंग वॉर के बाद क्या हुआ था, अशोक का जो मैक्सिमम टाइम था वो दान दक्षिणा में ही निकल गया। और किनको दान करते थे ये? तो बुद्धिस्ट मॉन्क को। ठीक है। अब हुआ क्या, 232 बीसी में अशोका का डेथ हो जाता है, मर जाता है। अब अशोका के मरने के बाद आपको एक चीज याद रखना है कि जितने भी राजा आए वो सारे के सारे राजा कैसे होंगे? तो कमजोर राजा, वीक राजा थे। अब अशोका ने क्या किया था, अपने टाइम पे मौर्यन साम्राज्य को बहुत बड़ा कर लिया था, बहुत बड़ा। ठीक है। अब मान लो कि फॉर एग्जांपल ये जो चीज है ना, ये पूरा मौर्यन साम्राज्य है, बहुत बड़ा मौर्यन साम्राज्य। ठीक है। अब जैसे ही इस मौर्यन साम्राज्य में इस जगह पे सेंटर में इसका राजा वीक आना शुरू होगा, तो आस्ते आस्ते करके क्या होगा, साम्राज्य टूटना शुरू करेगा, एम्पायर टूटना शुरू करेगा। फॉर एग्जांपल अपने आप को इमेजिन करो कुछ समय के लिए, एम्पायर बनता कैसे है? एम्पायर बनता है छोटे छोटे किंगडम्स को कैप्चर करके और उसको एक सेंट्रल अथॉरिटी में लाने से। अब आप सब इमेजिन करो कि आप लोग एक छोटे छोटे साम्राज्य हो, किंगडम हो, और मैं अशोक हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने आप सबको कैप्चर कर लिया और कैप्चर करने के बाद मैंने आप लोगों को एक सेंट्रल अथॉरिटी में ला दिया, और उस सेंट्रल अथॉरिटी का नाम क्या है? मौर्यस। तो अब आप लोग किस एम्पायर का पार्ट हो जाओगे? मौर्यन एम्पायर का पार्ट। ठीक है। और आप लोग मेरे अगेंस्ट में विद्रोह क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि सर इज वेरी स्ट्रॉन्ग राजा। अब फॉर एग्जांपल मेरे जाने के बाद इस गद्दी पे या इस कुर्सी पे कोई कमजोर राजा बैठ रहा है, और उस कमजोर राजा से ज्यादा ताकतवर आप लोग हो, तो क्या आप इस कमजोर राजा के कंट्रोल में रहना चाहोगे? आप क्या करना शुरू करोगे? और जैसे ही, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेंटर में जब भी वीक राजा आना शुरू होगा, तब क्या होगा, आपका जो एम्पायर है वो डिसइंटीग्रेट या कमजोर होना शुरू होता है। क्लियर है? और इस वीक राजा के सिलसिले में जो सबसे लास्ट राजा आया मौर्यन एम्पायर को, उस राजा का नाम क्या था? बृहद रथ। अब देखो इस बृहद रथ का ना एक बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है। तो बृहद रथ के टाइम पे एक बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर थे जिनका नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग। नाउ जस्ट इमेजिन,
अब आप अपने आप को पुष्यमित्र शुंगा इमेजिन करो और आप पावरफुल हो और मैं वो बृहद्रथ हूँ जो कमजोर राजा हूँ, तो आप क्या करोगे मेरे साथ? आप पावरफुल हो, मैं वीक हूँ, तो आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगा कि अगर आप सर को उड़ा दिए तो अगला राजा कौन बन जाएगा? आप लोग बन जाओगे। तो याद रखना कि एंशियंट पीरियड में या मिडाइवल पीरियड में जब भी सेंटर में वीक राजा आना शुरू करेगा और उस राजा का कोई अगर पावरफुल मिनिस्टर होगा तो पावरफुल मिनिस्टर हमेशा क्या करेगा? राजा को हटा देगा। कैसे हटाएगा? सीधा भगवान के पास पहुंचा देगा। क्लियर है? देखो ये चीज हमको सिखाता है इतिहास। ये चीज आपके निजी जीवन पे भी अप्लाई होता है। अब अगर आप किसी जगह काम कर रहे हो, अगर अपना काम आप एफिशिएंटली नहीं करोगे, आपके जगह कोई दूसरा आपका काम बहुत एफिशिएंटली कर रहा है, तो आपको निकाल के उसको रख लिया जाएगा। ये जब आप बड़े हो जाओगे तो आपके पर्सनल लाइफ में भी ये इम्प्लाई करेगा। ठीक है, हर इंसान के लाइफ में कोई ना कोई आएगा। अगर आप सामने वाले इंसान का जरूरत पूरा नहीं कर रहे हो तो आपका पत्ता कट जाएगा, कोई दूसरा आएगा। ये रीति है, ये नेचर है, नेचर का पार्ट है। क्लियर है? ये इतिहास हमको सिखाता है। राजा वीक हुआ, राजा एफिशिएंट नहीं है और मिनिस्टर अगर पावरफुल है तो मिनिस्टर हमेशा क्या करेगा? राजा को मार देगा। अब हुआ क्या कि यहाँ पे एक डेट आप याद रखना कि 185 बीसी 185 बीसी में क्या होता है? ये जो पुष्यमित्र शुंगा है ना, ये क्या करेगा? बृहद्रथ को मार देगा। और 185 बीसी में जैसे ही बृहद्रथ मरता है, मौर्यन एम्पायर क्या हो जाएगा? मौर्यन एम्पायर एंड, खत्म। क्लियर है? यहां तक लिखो। अगर अच्छा देखो तो मेगास्थनीज के बारे में लिखवाया था ना? लिखवाया था मैंने? नहीं लिखवाया था। तो एक पॉइंट लिख के रखो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य अ ग्रीक एम्बेसडर ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य, लिखिए ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य, ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य अ ग्रीक एम्बेसडर, ग्रीक GREEK, ग्रीक एम्बेसडर, एम्बेसडर AMBASSADOR, एम्बेसडर नेम्ड मेगास्थनीज केम टू इंडिया। मेगास्थनीज नाम सुने हो इनका? पहले कभी नहीं सुने हो, स्कूल में भी नहीं सुने हो। मेगास्थनीज केम टू इंडिया, अगर नहीं सुने हो तो मतलब स्कूल में पढ़ाई नहीं की हो, हिस्ट्री वगैरह। मेगास्थनीज केम टू इंडिया। अब देखो, मेगास्थनीज जब भारत आया ना, तो ये पहला फॉरेन एम्बेसडर था जो भारत में हमारा आया था। अब इस मेगास्थनीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इंडिया के हिस्ट्री में। मेगास्थनीज ने क्या किया? एक बुक लिखा है और उस दैट बुक इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द मौर्यन एम्पायर। ठीक है, अब उस बुक का नाम क्या है? तो बुक का नाम है इंडिका। तो मेगास्थनीज ने किताब लिखा और इस किताब का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज के बुक का नाम है इंडिका। एंड देखो, इंडिका इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इस इंडिका में आपको दो चीजें याद रखनी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, WBCS में भी आया है, SSC भी पूछा हुआ है, रेलवे भी क्वेश्चन पूछा है, BPSC वगैरह तो पूछ रहा था। तो क्वेश्चन क्या है कि समझना क्या है हमको कि देखो, मेगास्थनीज जब भारत आया ना, तो मेगास्थनीज ने एक ऑब्जर्वेशन किया। वो ऑब्जर्वेशन क्या था कि मेगास्थनीज हमको बताते हैं कि मौर्यन एम्पायर में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो मौर्यन सोसाइटी था ना, उसमें 7 टाइप ऑफ कास्ट था, 7 तरह की जातियां थी। ठीक है, ये मेगास्थनीज हमने किताब में बोला है कि देयर आर 7 डिफरेंट कास्ट इन द मौर्यन सोसाइटी। बट प्रॉब्लम ये था ना कि मेगास्थनीज कंफ्यूज हो चुका था बिटवीन कास्ट एंड प्रोफेशन। मेगास्थनीज को पता नहीं था कि भारत में जाति अलग होती है और काम अलग होता है, प्रोफेशन अलग होता है। एक्चुअली में क्या है कि उस समय भारत में 7 तरह का कास्ट नहीं था, 7 तरह का डिफरेंट प्रोफेशन था, जिसको मेगास्थनीज क्या समझ बैठे कि ये 7 तरह का डिफरेंट कास्ट है। तो ये पहला पॉइंट आपको इंडिका में लिख के रखना है, और ये आपका लिखा भी होगा नोट्स में अगर आप देखोगे तो।
तो इसमें पहला पॉइंट में लिखो, इंडिका में फर्स्ट लिखो, फर्स्ट पॉइंट। हाँ नहीं, वो सप्तांग थ्योरी डिफरेंट। सप्तांग थ्योरी बोलता है कि एक राजा को एफिशिएंट राजा बनने के लिए उसके पास 7 तरह का चीज होना चाहिए। इंडिका में पहला पॉइंट लिखो, देयर वर 7 डिफरेंट कास्ट। देयर वर 7 डिफरेंट कास्ट इन मौर्यन सोसाइटी। 7 डिफरेंट कास्ट इन मौर्यन सोसाइटी। बट ये कास्ट नहीं था, क्या था? ये प्रोफेशन था। ये आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, मेगास्थनीज ने दूसरा चीज क्या बोला था कि देयर वाज नो स्लेवरी। देयर वाज नो स्लेवरी। स्लेवरी SLA। हाँ इंडिका, यही देखो, सारा रामायण हो गया, ये पूछा भी पूछा, सीता जी का भी मम्मी को। देयर वाज नो स्लेवरी ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। स्लेवरी का मतलब जानते हो? गुलामी। तो इंडिका मेगास्थनीज ने क्या बोला कि मौर्यन सोसाइटी में गुलाम वाला सिस्टम नहीं चलता था। बट एक्चुअली में अगर आप देखो ना, जब आप लार्जर पिक्चर देखते हो, तो एक्चुअली में क्या था कि मौर्यन समाज में स्लेवरी सिस्टम था। हंसी मत, इधर पढ़ सुन लीजिए। अभी आप हंसोगे तो जब एग्जाम देने, कभी भी एग्जाम देने बैठोगे ना, तो जो पेपर आपको रुलाएगा बहुत। तो ईच एंड एवरीथिंग का कॉज एंड इफेक्ट होता है लाइफ में। न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़े हो ना? क्या है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बट ये स्टेटमेंट अभी भी सही नहीं है। जो सही स्टेटमेंट बताएगा बाहर में मैं उसको खिलाऊंगा, कुछ ना कुछ दूंगा। न्यूटन का थर्ड लॉ का डेफिनेशन जो सही बताएगा उसको मेरे तरफ से बाहर एक छोटा सा ट्रीट। सब पढ़े हो? हाँ? तो न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एंड एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज टेक प्लेस ऑन ऑपोजिट बॉडी। सेम बॉडी के ऊपर एक्शन एंड रिएक्शन काम नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं खुद को थप्पड़ मारूं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन किसी एक को रख दूं तो बस कुछ होगा। मेरा हाथ और आपका गाल, रिएक्शन देखने मिलेगा ना। या तो लड़कियों को मार दिया तो आंख से आंसू गिरेगा, और लड़कों को मार दिया तो बाहर मुझे मारेंगे। दोनों में से एक चीज होगा। तो यही होता है न्यूटन का थर्ड लॉ। क्लियर है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए फिलहाल। तो मैं क्या बोल रहा था कि मेगास्थनीज ने क्या बोला है इंडिका में कि देयर वाज नो स्लेवरी सिस्टम, ठीक है। बट जब हम लार्जर पिक्चर देखते हैं तो हमको क्या पता चलता है कि एक्चुअली में देयर वाज अ स्लेवरी सिस्टम। मौर्यन समाज में स्लेवरी सिस्टम था, बट वो कैसा स्लेवरी सिस्टम था? तो इट वाज अ फ्लेक्सिबल स्लेवरी सिस्टम। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि मान लो आपके पास पैसे नहीं है और आपको इमीडिएट पैसे की जरूरत है, तो आप मेरे पास आए और मेरे को क्या बोला कि सर आप मेरे को कुछ समय के लिए उधार दे दो, और उस कुछ समय के लिए मैं आपका क्या बन के रहूंगा? गुलाम बन के रहूंगा। बट 1 महीने के बाद मेरे पास पैसा आएगा, वो पैसा मैं आपको ला के दूंगा और फिर आप मुझे गुलामी वाले चीज से रिलीज कर दोगे। तो इस तरह का स्लेवरी सिस्टम चलता था इन द मौर्यन पीरियड, जिसको मेगास्थनीज ने क्या बोला कि कोई भी स्लेवरी सिस्टम नहीं था। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है फ्रॉम इंडिका, 7 डिफरेंट कास्ट एंड नो स्लेवरी सिस्टम। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट या विच अमंग द फॉलोइंग बुक has told us that there was no slavery system during the Mauryan period, Indica। या आपको घुमा के भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि which among the following statement regarding Indica is correct। तो वहां पे दे देगा कि there was slavery system in the Mauryan period, और दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि there was 7 different caste during the Mauryan system। तो क्या आंसर होगा? only 1, only 2, both 1 and 2, none of the above। ओनली स्टेटमेंट सुनो। स्टेटमेंट 1 था देयर वाज अ स्लेवरी सिस्टम ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, और स्टेटमेंट 2 है देयर वर 7 डिफरेंट कास्ट ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। अब बताओ क्या कौन सा स्टेटमेंट है? ओनली स्टेटमेंट 2। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है एग्जाम में। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट योर मौर्यन पीरियड।
इतना क्लियर है? 185 बीसी में ये खत्म होगा। इसका मतलब क्या है कि वन जब मौर्यन एम्पायर एक्चुअली में था तो वो कैसा था, इस तरह से। 185 बीसी के बाद मौर्यन एम्पायर कुछ देखने में ऐसा हो गया होगा, टूट टूट के अलग हो गया होगा। क्लियर है? अब हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे 185 बीसी में जब मौर्यन एम्पायर खत्म हुआ तो इस खत्म होने की वजह से पूरे नॉर्थ इंडिया में एक पॉलिटिकल वैक्यूम आ चुका था, खालीपन आ चुका था। कोई भी अब पावरफुल किंगडम नहीं था जो पूरे नॉर्थ इंडिया को एक करके रखे। क्लियर है? क्योंकि किंगडम क्या हो चुके थे आपके, अलग अलग हो चुके थे। या पॉलिटिकल वैक्यूम की जगह हम लोग इसको पावर वैक्यूम भी बोल सकते हैं। पावर वैक्यूम आ चुका था पूरे नॉर्थ इंडिया में। अब याद करो पावर का एक थ्योरी, पावर क्या कभी भी वैक्यूम के स्टेट में रह सकता है? मैंने बताया था ना, पावर कैन नॉट रिमेन इन द स्टेट ऑफ वैक्यूम। पावर जब भी वैक्यूम के स्टेट में जाने की कोशिश करेगा, कोई ऑल्टरनेटिव पावर आके इस वैक्यूम को क्या करेगा, फिल करने की कोशिश करेगा। तो 185 बीसी के बाद क्या हुआ, ये जो पॉलिटिकल वैक्यूम या पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ था, इस पावर वैक्यूम को फिल करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे डायनेस्टीज आना शुरू करते हैं। मीन्स टोटल अगर आप देखो तो टोटल 7 तरह का डायनेस्टी आना शुरू हुआ इस पावर वैक्यूम को फिल करने के लिए। और ये जो 7 तरह का डायनेस्टी हम पढ़ेंगे ना, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड। क्या बोला जाता है इसको? पोस्ट मौर्यन पीरियड। तो मौर्यन एम्पायर के बाद आपको क्या पढ़ना है? पोस्ट मौर्यन पीरियड। अब इस पोस्ट मौर्यन पीरियड का मेन मकसद क्या था कि ये जो पावर वैक्यूम या पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ है, इसको ये फिल करेगा। क्लियर है? टोटल इस पोस्ट मौर्यन पीरियड में हमको कितना डायनेस्टी पढ़ना है? 7। तो इन 7 डायनेस्टी के बारे में आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। आज हम डायनेस्टी का नाम लिख के बस छोड़ देंगे, ठीक। वैक्यूम ये 7 डायनेस्टी फिल कर पाएंगे? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। ये 7 डायनेस्टी किसका वैक्यूम फिल करने के लिए आ रहे थे? मौर्यन एम्पायर का। तो एम्पायर का वैक्यूम कौन फिल कर रहा था? डायनेस्टी। एम्पायर बड़ा है कि डायनेस्टी बड़ा है? एम्पायर। तो क्या डायनेस्टी, ये छोटा छोटा किंगडम एम्पायर के वैक्यूम को फिल कर पाएंगे? नहीं होगा फिल। फाइनली जब हम गुप्ता एम्पायर पढ़ेंगे ना, तब जाके मौर्यन एम्पायर खत्म होने की वजह से जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था, वो वैक्यूम को भारत में फाइनली फिल कौन करेगा? गुप्ता एम्पायर। बट वहां तक पहुंचने से पहले हमको, वो होता है ना कि कभी कभी आप घर पे कोई बात मनवाने के लिए बोलते हो कि अगर आपको ये काम करना है तो मुझे मार के जाना पड़ेगा। ये वही है, गुप्ता एम्पायर में पहुंचने से पहले हमको पोस्ट मॉडर्न पीरियड से गुजर के जाना पड़ेगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि इस पोस्ट मॉडर्न पीरियड में टोटल कितना डायनेस्टी हमको पढ़ना है? अब देखो ये जो 7 डायनेस्टी है ना, इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है आपके आउटसाइडर डायनेस्टी और एक है आपके इंडिजिनियस डायनेस्टी। आउटसाइडर मतलब ये ऐसे डायनेस्टी है जो भारत में नहीं थे, इंडिया से बाहर आए, इंडिया के बाहर से आए थे और इंडिया में इन्होंने क्या बनाया था? अपना डायनेस्टी बनाया था। और इंडिजिनियस डायनेस्टी मतलब जो ऑलरेडी भारत में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि 185 बीसी में बृहद्रथ को किसने मारा था? पुष्यमित्र शुंगा। और इसको मारने के बाद, मतलब 185 बीसी में बृहद्रथ को मारने के बाद पुष्यमित्र शुंगा ने जो डायनेस्टी बनाई, उस डायनेस्टी का नाम क्या था? शुंगा डायनेस्टी। तो इंडिजिनियस डायनेस्टी में जो पहला डायनेस्टी पढ़ना पड़ेगा वो कौन सा है? शुंगा डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी के बाद सेकेंड जो डायनेस्टी यहाँ पे हम पढ़ेंगे दैट इज योर कान्वा डायनेस्टी। ठीक है, कान्वा के बाद फाइनली जो डायनेस्टी यहाँ पे पढ़ा जाएगा दैट इज सतवाहना डायनेस्टी। तो इंडिजिनियस में हमको ये 3 डायनेस्टी पढ़ना है, शुंगा, कान्वा और सतवाहना। क्लियर है? आउटसाइडर में क्या क्या पढ़ना है? तो यहाँ पे जो पहला डायनेस्टी हम पढ़ेंगे दैट इज इंडो ग्रीक। ठीक है,
इंडो ग्रीक के बाद सेकंड जो डायनेस्टी पढ़ेंगे दैट इज साकास, थर्ड पार्थियंस, और फाइनली फोर्थ जो डायनेस्टी यहाँ पे पढ़ा जाएगा दैट इज कुषाण। कनिष्क का नाम सुने हो? कनिष्क, हाँ, तो कनिष्क आपके कुषाण डायनेस्टी से थे। तो ये 4 यहाँ पे और ये 3 यहाँ पे। अब देखो 7 डायनेस्टी है ना, तो आपको लगेगा कि सर बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना पड़ेगा ना। इस चैप्टर को बहुत स्ट्रेटेजिकली हमको पढ़ के निकालना है, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे जब भी हम डायनेस्टी पढ़ेंगे ना, तो डायनेस्टी हम पढ़ेंगे कैसे? तो सबसे पहला हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इस डायनेस्टी का कोई फाउंडर है कि नहीं है। एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखो कि मान लो कोई एक डायनेस्टी है, अगर वो बहुत सारे ब्रांचेस में अगर वो लोग भारत में आए हैं, मान लो पहला ब्रांच एक समय काल पे आया, दूसरा ब्रांच एक समय काल पे आया, तीसरा ब्रांच कुछ समय के बाद आ रहा है, ऐसे करके मगर मल्टीपल ब्रांचेस आते हैं, तो उस मल्टीपल ब्रांच वाले डायनेस्टी में हमको फाउंडर नहीं मिलेगा। लेकिन उस मल्टीपल ब्रांच वाले डायनेस्टी में हमको जो मिलेगा वो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर, ठीक है? तो सेकेंड डायमेंशन क्या देखना है कि इस डायनेस्टी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे, ठीक है? थर्ड, इस डायनेस्टी का इनिशिएटिव क्या था? इनिशिएटिव बोलो या कंट्रीब्यूशन बोलो। जैसे मान लो कि अगर आपसे पूछ ले कि भारत में सोने का सिक्का पहली बार, गोल्ड कॉइन पहली बार किस डायनेस्टी ने शुरू करवाया था, तो आंसर हो जाएगा आपका इंडो ग्रीक। और ये इंडो ग्रीक में हम कहाँ पे पढ़ेंगे? इंडो ग्रीक के कंट्रीब्यूशन में, क्लियर है? जैसे मूवी वगैरह देखने जाते हो तो देखते हो कि यहाँ पे पर्दा होता है, उसके सामने यहाँ पे ये होता है, आपको बताओ ना, थिएटर में जहाँ पे आप फिल्म देखोगे उसके सामने देखना बहुत बड़ा कर्टन लगा होता है, ठीक है? तो वो जो मूवी थिएटर में या कर्टन्स इन थिएटर, थिएटर में बड़े बड़े पर्दों का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? इंडो ग्रीक ने। तो भी कहाँ पढ़ेंगे हम? कंट्रीब्यूशन में, क्लियर है? फोर्थ जो डायमेंशन देखना है इसका कैपिटल, क्लियर है? तो ये 4 डायमेंशन में हम क्या करेंगे? हर एक डायनेस्टी को पढ़ने की कोशिश करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? पॉलिटी नहीं करना, फंडामेंटल है। वो जो नोट्स है ना, वो नोट्स को पढ़ते रहना, क्योंकि अभी मैंने 3-4 क्वेश्चन पूछा और आप लोग सब हवा हो गए थे। हवा मतलब समझते हो कि सर ये क्या कर दिया, आपका काम पढ़ाना है, पढ़ाइए, क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, ये वो वाला हाल हो गया। मैं अभी कुछ समय से बहुत बिजी चल रहा था बोल के आप लोगों को पेपर ऊपर नहीं दे पा रहा हूँ क्वेश्चन का, बट अब आप लोग प्रिपेयर्ड रहो। मतलब किस चीज़ के लिए बोलो तो? टेस्ट तो बहुत छोटा शब्द है, हम टेस्ट नहीं लेते, हम लोगों को टॉर्चर करते हैं, मजाक कर रहे हैं। बट गेट रेडी फॉर सरप्राइजेस। सरप्राइज मतलब वो भी छोटा शब्द है। मेरा कहने का मतलब है मेरे क्लास में आओ तो प्रिपेयर्ड हो गया हो, ठीक है? पहला चीज तो मुझे याद नहीं रहता है कि लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, मैं आके आप लोग से ही पूछता हूँ, ठीक है? बट मैं अपने आप को कंट्रोल करने के लिए बोलता हूँ कि मतलब मेरा इज्जत ना जाए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मुझे सब याद है। एक्चुअली मुझे कुछ याद नहीं रहता है, ठीक है? बट कभी आपको ओरल पेपर भी, मतलब हार्ड पेपर भी मिल सकता है, और कभी किसी एक रैंडम बच्चे को खड़ा करवा के मैं लास्ट दिन का पूरा चीज बोलूंगा, पढ़ाओ 15 मिनट में। अब चिल रहो, ये मत समझो कि हम आ गए बिना पढ़े, सर हमको मारेंगे ना, मारने वाले जोन से आप लोग बाहर निकल चुके हो। बस पढ़ो, कहने का मतलब ये है। नहीं पढ़ोगे
जीवन अंधकार में चला जाएगा। और अंधकार में लाइफ को मत लेके जाओ, क्योंकि जब तक आप लोग एग्जाम मतलब जो जिनका ग्रेजुएशन चल रहा है उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा, और जिन जो भी स्कूल वगैरह में है, जब तक आप सरकारी नौकरी का एग्जाम देने आओगे ना, कंपटीशन और ज़्यादा टफ हो चुका रहेगा। तो अगर आप अभी से अपने आप को ग्रूम नहीं करते हो तो लाइफ मतलब डार्क हो जाएगा एकदम। ये फील्ड देखो, जिस लाइन पे आप लोग आए हो ना, ये कोई आसान फील्ड नहीं है, बट एट द सेम टाइम इस फील्ड में मज़े बहुत है। मज़ा इन द सेंस कि आपका ग्रेजुएशन ख़त्म होगा, आप घर पे बोल दोगे कि मुझे सरकारी नौकरी का तैयारी करना है, घर वालों को लगेगा कि बच्चा पढ़ रहा है, बट आपको पता है कि आप नहीं पढ़ रहे हो। आप ट्यूशन आ रहे हो, ट्यूशन आने के बाद आप घर जाओगे, 3 टाइम का खाना आपको फ्री में मिल जाएगा, पंखा के नीचे बैठ के पढ़ रहे हो, एसी के नीचे बैठ के पढ़ रहे हो, तो जीवन का सारा तकलीफ आपका चला जाएगा। और जब जीवन में तकलीफ नहीं होता है ना, तो तब दिमाग आपका आपको उल्लू बनाना शुरू करता है, बोलता है कि इससे बेहतर जीवन नहीं है, फ्री में तो सब मिल रहा है, मेहनत किस लिए करोगे, मत करो। वो आस्ते आस्ते करके आपका दिमाग आपके ऊपर इतना हावी हो जाएगा ना कि आपका जिंदगी से कैसे 5 6 8 साल निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो चीजें ना हो लाइफ में। देखो मेरा क्या है, मैं अभी आप लोग के साथ हूँ 6 महीना 7 महीना 8 महीना, उसके बाद मैं कहाँ रहूंगा, आप कहाँ रहोगे, कोई ठीक नहीं है। बट मैं अगर 1 महीना भी यहाँ पे हूँ ना, तो 1 महीना में हमारा टारगेट ये होना चाहिए, मेरा टारगेट ये रहता है कि आप लोग पढ़ना सीख जाओ। नया मैं नहीं पढ़ा सकता आप लोगों को। ग्रेजुएशन में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको मैं पॉलिटी में क्या नया पढ़ाऊंगा, उसको मैं हिस्ट्री में क्या नया पढ़ाऊंगा। आप लोग इतना पढ़ चुके हो कि आपके सामने लूसेंट रख दूंगा, आप लोग खुद से पढ़ लोगे। तो मेरा काम आपको पढ़ाना नहीं है, मेरा काम आपको बताना है कि आपको पढ़ना कैसे है। मेरा काम आपको ये बताना है कि जब भी आप डायनेस्टी पढ़ोगे तो इस 5 डायमेंशन में आपको तोड़ के पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन इस 5 डायमेंशन से ही बनेंगे। तो मेरा क्लास में आके मैं आपको पोस्ट मॉडर्न पीरियड नहीं पढ़ाऊंगा, वो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि जब आप इंडो ग्रीक पढ़ोगे तो आपको किस तरह से पढ़ना है, कैसे आपको चीजों को लाइफ में ब्रेक डाउन करना है, समझ रहे हो। तो वो सीखने पे ध्यान दो कि पढ़ते कैसे हैं चीजों को। और एक बार अगर आप ये सीख गए ना कि पढ़ते कैसे हैं, कोई भी टॉपिक को पढ़ना कैसे है, कोई भी टॉपिक को लिंक कैसे करना है, कोई भी टॉपिक को ब्रेक कैसे करना है, उसके बाद आपको लाइफ में पंकज सर या किसी और सर का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे, समझ रहे हो। तो उस पर ध्यान दो कि पढ़ते कैसे हैं, क्लास में आके वो सीखो। ये मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा हूँ, क्या फायदा है मेरा ये इस तरह से 4 5 डायमेंशन लिखने का। मैं आपके दिमाग में ये डालना चाहता हूँ कि कल के डेट में इसके अलावा भी आपके सामने कोई डायनेस्टी का नाम आ जाए प्रीवियस ईयर पेपर में, तो आपको फट से ये 5 डायमेंशन कॉपी में लिख लेना है, समझ रहे हो। तो उस पर ध्यान दो कि पढ़ते कैसे हैं। ज्ञान की बातें बहुत होगी। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 पढ़ के रखो और लिखो, आर्टिकल 16 लिखो। उसके बाद वॉशरूम में
देख लिया आर्टिकल 15? नहीं, हम तो बोले 15 देखो, पहले देखे हो 15? आर्टिकल 15 किस बारे में बात करता है बताइए? आर्टिकल 15 क्या है, कौन बताएगा? नहीं, 15 1 2 3 4 नहीं बताना है आपको, जनरल बताना है। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 बता दो क्या है। बेसिकली स्टेट किसी भी सिटीजन को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो आर्टिकल 15 में हमने बात किया था कि आर्टिकल 15 जो है वो जनरल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है कि कोई भी स्टेट अपने सिटीजन, बातचीत ना करो प्लीज, ठीक है? कोई भी स्टेट अपने सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं करेगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या एनी ऑफ देम, ठीक है? बट ये डिस्क्रिमिनेशन कब होगा? जब आप इंडिविजुअली किसी के साथ कास्ट के आधार पे भेदभाव कर रहे हो। भारत में वो नहीं हो सकता है। कोई महिला है, उनका सेक्स अगर फीमेल है, तो आप फीमेल होने के वजह से उनके साथ भेदभाव कर रहे हो, ये भारत में नहीं हो सकता है। बट हमने ये भी पढ़ा था कि इन ग्राउंड के साथ अगर आप कोई दूसरा ग्राउंड लगा दो और लगाने के बाद अगर आप भेदभाव कर रहे हो तो भारत में वो अलाउड है। जैसे हमने आर्म फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया था कि महिलाओं को कॉम्बैट रोल में, क्लियर है इतना? वेरी गुड। अब आइए आर्टिकल 16 लिखिए। तो आर्टिकल 15 में हमने देखा कि जनरल डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि सरकारी नौकरी के क्षेत्र में, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में सरकार आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। देखो, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। मेरा क्लास समझ में आ रहा है तो आप लोगों को? देखो, सिंपल सा फंडा याद रखो। पढ़ रहे हो, सर्टेन अमाउंट दे के पढ़ रहे हो, तो क्लास से जब भी बाहर निकलो 0% डाउट के साथ निकलना। चाहे वो पंकज सर हो, अमन सर हो या कोई और टीचर आपको पढ़ा रहे हो, डाउट जो भी आएगा क्लास में इंस्टेंट क्लियर करके जाना। चाहे उसके लिए मेरे को 10 मिनट ज्यादा क्यों ना पढ़ाना पड़े, आधा घंटा ज्यादा क्यों ना पढ़ाना पड़े, वो मेरा ड्यूटी है कि आप लोग को जब मैं क्लास छोड़ू तो यहाँ पे हर एक बच्चे के दिमाग में 1% का भी डाउट ना हो। ये मेंटालिटी लेके चलो। ये तभी क्लियर होगा जब क्लास में बैठ के बोलना शुरू करोगे। कोई मैं चीज पूछ रहा हूँ ना, तो उसका आंसर दो। नहीं पता फिर भी गलत बोलो। गलती जितना करना है क्लासरूम में कर लो, जब एग्जाम में बैठोगे तो गलती का कोई गुंजाइश नहीं है। तो सारा गलती क्लासरूम में कर लो। क्लियर है? स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट इट्स सिटीजन only on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth, residence, descent, DECENT, descent, or any of them. और एनी ऑफ देम, ठीक है? मतलब यहाँ पे 2 क्लॉज और एड। डिसेंट का मतलब होता है बाय ब्लड। ब्लड मतलब क्या? आपका मान लो जो खून है वो इंडियन है कि नहीं या कोई और से हो कि नहीं है, ठीक है? रेसिडेंस का मतलब होता है जैसे आप वेस्ट बंगाल में हो तो क्या आप असम का नौकरी दे पाओगे जाके? Are you people are eligible for giving the exams of Assam government? नहीं हो। यूपी बिहार वाला के बंगाल के एग्जाम नहीं देते, तो आप जाके नहीं दे सकते हो? दे सकते हो। यही आर्टिकल। रेसिडेंस आप भारत के किसी भी कोने में क्यों ना जन्म ले लो, आप भारत का कोई भी एग्जाम जाके दे सकते हो, ठीक है? अब सरकार करती क्या है?
सरकार मान लो कि जैसे बंगाल में अगर आपको आना है, यूपी बिहार के इंसान हो, तो क्या करेगा, एक लैंग्वेज का ग्राउंड लगा देती है, बंगाली लिख देगी कि एक पेपर बंगाली कंपलसरी कर देगी, अगर आपको बंगाली आता है तो वेल एंड गुड आके एग्जाम दो, अगर आपको नहीं आता है तो आप ऐसे ही फॉर्म नहीं भरोगे। इस तरह का सिस्टम चलता है पूरे इंडिया में। अगर आप साउथ का एग्जाम देने जाते हो, अगर आपको तेलुगु आता है तो जाओ जाके साउथ का एग्जाम दो, क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं, आपको सरकार नहीं रोकेगी, चाहे आप बंगाल से क्यों ना हो या जम्मू कश्मीर से क्यों ना हो। अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप खुद ही फॉर्म नहीं भरोगे। क्लियर है? अब आइए आर्टिकल 17 लिखिए। नेपाली हाँ नेपाली नेपाली अगर आप बंगाल का ज्योग्राफी देखोगे ना, तो बंगाल का सर्टेन पोर्शन जो आपका दार्जिलिंग वगैरह वाला एरिया है, तो वहाँ पे गोरखास का जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत ज्यादा है, वो भी आ पाए हमारे सर्विसेज में आ पाए बोल के नेपाली एज अ लैंग्वेज वहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। क्लियर है? रहेगा क्यों नहीं रहेगा, क्या दिक्कत है? आपको दिक्कत है, आप दे सकते हो ना कोलकाता पुलिस का एग्जाम, हिंदी नहीं है, इंग्लिश है ना? कांस्टेबल वगैरह वाला दोगे तो होगा, सब इंस्पेक्टर दो, सब इंस्पेक्टर दो, क्या बात कर रहे हो, मैंने खुद दिया हुआ है। हाँ एसआई में है, इंग्लिश है, क्या कांस्टेबल बंगाल में कुछ नहीं। हाँ ये आर्टिकल 17 है, हालत बहुत खराब है यहाँ। आर्टिकल 17 लिखो, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया, अनटचेबिलिटी इन इंडिया मतलब आर्टिकल 17 किसके बारे में बात करता है, छुआछूत के बारे में, अनटचेबिलिटी के बारे में। तो भारत में अनटचेबिलिटी क्या है, वो प्रोहिबिटेड है, पूर्ण रूप से बैंड है। ठीक है, पूर्ण रूप से मतलब क्या, ये जो फंडामेंटल राइट आपको मिला है ना, ये आपको एब्सोल्यूट फॉर्म में मिला है। एब्सोल्यूट फॉर्म का मतलब क्या है कि इसके साथ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। एक चीज याद करो कि एक चीज फंडामेंटल जो मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं ना, तो हर मौलिक अधिकार के साथ कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। ठीक है, भारत में आर्टिकल 17 एकमात्र ऐसा मौलिक अधिकार है जिसके साथ कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब भारत में आप अनटचेबिलिटी किसी भी हाल में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट, मतलब ये जो फंडामेंटल राइट मिला है ये आपको एब्सोल्यूट टर्म में मिला है, पूर्ण रूप से मिला है। जैसे एक आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे, आर्टिकल 19 में आपको राइट टू मूवमेंट का भी अधिकार है कि भारत के किसी भी एरिया में आप जाके घूम सकते हो, रह सकते हो। लेकिन जब युद्ध चल रहा है तो क्या आप बॉर्डर पे जाके रह सकते हो, कैमरा लेके घूम सकते हो? ये रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है आर्टिकल 19 में। क्लियर है? तो हर मौलिक अधिकार कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ आता है। आर्टिकल 17 के साथ कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। भारत में आप किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी, छुआछूत को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। अब अनटचेबिलिटी है क्या, आप लोग बताओ, छुआछूत क्या है? चलो ये बताओ कि अनटचेबिलिटी जो है क्या वो जन्म के आधार पे होता है या किसी और के आधार पे? कास्ट मतलब क्या हो गया, जन्म ही ना हो गया कि आप अगर एक छुआछूत के परिवार या दलित या किसी एक पर्टिकुलर फैमिली में अगर आपका जन्म हो रहा है तो आपको समाज क्या देखेगा, उसी नजर से देखेगा। अब थैंक्स टू 2019 की 2019 में एक बहुत ही फेमस केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, दैट इज द सबरीमाला टेम्पल इशू। ठीक है, सबरीमाला टेम्पल इशू। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो अनटचेबिलिटी के डेफिनेशन का एम्बिट है ना, उसको बहुत बड़ा कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि भारत में अगर आप किसी इंसान के बारे में कुछ बुरा भी सोच रहे हो और उस बुरा सोच की वजह से अगर आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हो तो वो भी क्या है, एक तरह का अनटचेबिलिटी है। जैसे मान लो मैंने अपने दिमाग में एक परसेप्शन बना लिया कि ये जो लड़की है ये सही नहीं है, बदमाश है बहुत, ठीक है, हालांकि पूरे क्लास को पता है कि आप बहुत अच्छे हो, बट मेरे दिमाग में मैंने क्या परसेप्शन बना के रखा है कि आप सही नहीं हो।
तो आप उस कंडीशन में अगर आप मेरे से कोई मदद मांगने आओगे तो मैं आपको मदद करूंगा? तो ये मैं आपके साथ क्या प्रैक्टिस कर रहा हूँ? ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। क्लियर? अब आइए आर्टिकल 18। सबरीमला टेम्पल इशू जानते हो? सबरीमला साउथ में एक बहुत बड़ा टेम्पल है जहाँ के भगवान है लॉर्ड अयप्पा, जो ब्रह्मचार्य को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, उस टेम्पल में क्या था, जो महिलाएं हैं एक सर्टेन एज ग्रुप की, फ्रॉम 13 to 45 आई थिंक, उन महिलाओं का एंट्री बैन था। क्यों बैन था? क्योंकि 13 इज द पीरियड जहाँ पे महिलाएं प्यूबर्टी को हिट करती है। ठीक है, और वहां से उनका पीरियड शुरू होता है। ठीक है, तो हर महीने एक सर्टेन पीरियड, नंबर ऑफ डेज 7 to 8 डेज क्या होता है, महिलाओं की एक साइकिल से गुजरना पड़ता है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल या आम भाषा में पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे समाज में ये धारणा है कि ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड महिलाएं इम्प्योर हो जाती है। तो आप अपने घर पे भी देखते हो कि किचन में नहीं जाना है, भगवान का पूजा नहीं करना है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो चीज है ना, कि एक पीरियड्स के वजह से अगर आप महिलाओं के साथ भेदभाव कर रहे हो तो इट इज अ वेरी बैड थिंग। कहीं ना कहीं आप उनके डिग्निटी को हैम्पर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि पीरियड्स के वजह से ही आपका जन्म हुआ है और मेरा जन्म हुआ है। लड़के जन्म नहीं दे पाते हैं क्यों? क्योंकि हम उस फेज से नहीं गुजरते हैं। ठीक है, तो जिस चीज के वजह से आपका या इस पूरे संसार का जन्म हुआ है वो चीज इम्प्योर कैसे हो सकता है? उससे ज्यादा पवित्र तो कोई चीज है ही नहीं। क्लियर है? तो इस जजमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पूरा एम्बिट बढ़ा दिया कि अगर आप किसी इंडिविजुअल को प्योर या इम्प्योर सोच के भी अगर उसके साथ भेदभाव कर रहे हो तो वो क्या है, आपका अनटचेबिलिटी है। ये था आपका आर्टिकल 17। अब आइए आर्टिकल 18। प्रूफ कैसे करेगा? क्या प्रूफ कैसे करेगा? जैसे मतलब अनटचेबिलिटी को छुआ था, जैसे आप मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं तो हम किस तरीके से उसके लिए लॉ है ना, 2 लॉ है। ठीक है, एक काम करो, आर्टिकल 17 में 2 लॉ भी लिख के रखो। देखो, द बेसिक लॉ टू फाइट अनटचेबिलिटी इज, द बेसिक लॉ टू फाइट अनटचेबिलिटी इज, पहला लिखो, पहला लॉ लिखो, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1956। अनटचेबिलिटी offenses, OFFENCES, offenses act, comma 1956, which has been renamed as Civil Right Protection Act, Civil Right Protection Act। ये आप लोग के यहाँ पे महेश्वरी विद्यालय जो है ना, उसके ठीक पीछे एक बहुत फेमस कचौड़ी वाला बैठता है, क्या नाम है उसका? छगानी। अभी कुछ समय पहले वो जेल चला गया था। क्यों? क्योंकि वो कोई मैरिज पार्टी में गया था, वहां पे किसी लोअर कास्ट को उसने संबोधित कर दिया, तो दलित ऐसे करके कुछ बोल दिया था, और उस पर्टिकुलर ग्रुप ने क्या किया, केस कर दिया। अब पुलिस आया, उसको उठा के लेके चल गया। तो किस कानून के तहत लेके गया था? इस कानून के तहत नहीं, लिखो दूसरा, लिखो SC/ST, दूसरा कानून SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, ATROCITIES, एट्रोसिटीज एक्ट। ठीक है, तो ये 2 कानून है जो आपका अनटचेबिलिटी को फाइट करने में भारत में मदद रखते हैं। अब सवाल ये है कि क्या भारत में अनटचेबिलिटी जा सकता है, एबॉलिश हो सकता है? हमने तो फंडामेंटल राइट में लिख दिया कि अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड, लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत में सच में अनटचेबिलिटी एबॉलिश्ड है? आज आप अगर गांव वगैरह वाले एरिया में चल जाओ तो आपको आज भी ये चीज देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी चलता है। ठीक है, तो मान लो कि आपके कंधों पे जिम्मेदारी दे दिया गया कि आपको अपने एरिया से अनटचेबिलिटी खत्म करना है, छुआछूत को खत्म करना है, कैसे करोगे?
गोली मार दोगे? किसको मारोगे गोली? जो बोलिए आप गोली मारोगे तो कल के डेट में आप भी गोली खा लोगे। तो हिंसा करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया जा सकता है। बट सोचो, सोचने का दायरा बढ़ाओ अपना कि आपके हाँ, फाइन तो आपका ट्रैफिक चालान पे भी लगता है। हेलमेट नहीं पहन के जाओगे तो अच्छा खासा फाइन है। हेलमेट पहन के गाड़ी चलाते हो? नहीं चलाते। मानता कौन है बात? बताओ कैसे करोगे? मेरे हिसाब से 3 टूल है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। सबसे पहले एजुकेशन। क्लास लेवल पे जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो ना, तो उनको बताओ कि अनटचेबिलिटी क्या है। बेसिक शिक्षा जो होना चाहिए, वो बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए वो स्कूल या आपके घर से आना चाहिए। दूसरा चीज है, अनटचेबिलिटी को लेके आपको एक स्ट्रिक्ट कानून बनाना चाहिए, ठीक है। और तीसरा चीज है पब्लिक अवेयरनेस, जो भारत में बहुत कम है। लोगों को पता होना चाहिए कि आप जो इस इंसान को बाय डिफॉल्ट भी अगर आप दलित वगैरह बोल दे रहे हो ना, तो ये भी गलत है। तो ये 3 टूल के माध्यम से अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया जा सकता है, लेकिन एक लंबे समय के बाद ये एबॉलिश होगा, इंस्टेंटली नहीं होगा। क्लियर है? अब आइए आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 लिखिए, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। फुल स्टॉप। दैट इज एबॉलिशन ऑफ टाइटल में लिखो, दैट इज टाइटल। It prohibits the state, that is, it prohibits the state, that is, it prohibits the state from conferring, CONFERRING, conferring any title except in the form of academic or military, except in the form of academic or military। अब इसको समझो क्या है। भारत में आप अपने नाम के आगे कोई टाइटल नहीं लगा सकते हो एक्सेप्ट मिलिट्री। आप अपने भारत में अपने नाम के आगे कोई टाइटल नहीं लगा सकते हो एक्सेप्ट वो टाइटल अगर मिलिट्री है या एकेडमिक है। फॉर एग्जांपल, मैं अपने नाम के आगे सम्राट पंकज गुप्ता नहीं लगा सकता या महाराजा धीरज पंकज गुप्ता नहीं लगा सकता, ये बैंड है भारत में। बट अगर मान लो मैंने पीएचडी किया है तो मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता हूँ। अगर मैं मिलिट्री में काम कर रहा हूँ तो अपने नाम के आगे लेफ्टिनेंट, कर्नल ये सब लगा सकता हूँ। तो मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन के अलावा आप भारत में कोई सा भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये है आपका आर्टिकल 18। क्लियर है? अब आइए आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में लिखो, इट कन्फर्स 6 डेमोक्रेटिक राइट और फ्रीडम। 6 democratic right or freedom on Indian citizens. It confers 6 democratic right or freedom on Indian citizens, which are very essential for the healthy functioning of democracy. Very essential for the healthy functioning of डेमोक्रेसी। हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी नहीं लिखा है? लिखो। हाँ, छाप लोगे? छापने वाला आदत छोड़ो इस वाले फील्ड में। एग्जाम में कितना छापोगे फिर? ठीक है। एक चीज हमको समझ में आ गया कि आर्टिकल 19 जो है वो 6 तरह का राइट हमको देता है, ठीक है। 6 तरह का डेमोक्रेटिक राइट या फ्रीडम आपको देता है ये, और ये 6 तरह का राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके जीवन के लिए। तो अब जो हम 6 तरह का राइट लिखेंगे ना, आप कैसे लिखोगे
मैं आपको बोर्ड पे दिखा देता हूँ। इस तरह से इसको कैसे पढ़ा जाता है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ये पहला राइट है। फिर क्या आएगा? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, एफ, फिर जी, ऐसे करके चलेगा। ठीक है, 6 राइट। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में लिखो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच और एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? स्पीच का मतलब क्या है बोलना है, एक्सप्रेशन का मतलब जो आप एक्सप्रेस करते हो। ठीक है, देखो अपने स्कूल को इमेजिन करो। स्कूल में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बहुत सारा चीज बोल देते हैं, और उनके वो जब बोलते हैं ना तो आप उनके नेचर और कैरेक्टर को एग्जामिन कर लेते हो। हालांकि उसी स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा इंटरैक्टिव नहीं होते, लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते हैं। बट वही बच्चा जब स्कूल का एनुअल फंक्शन होता है, एनुअल स्पोर्ट्स होता है, जब जाके वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है तो बहुत शानदार रिजल्ट देता है। ठीक है, तो उसके लिए खुद को एक्सप्रेस करने का जरिया क्या है? स्पोर्ट्स। ठीक है, कोई बच्चा बहुत अच्छा हो सकता है पॉलिटिकल डिबेट कर सके, आपसे बातचीत ना करे लेकिन उसको आप डिबेट में बैठा दो तो बहुत अच्छा वो डिबेट कर लेगा। तो उसके लिए खुद को एक्सप्रेस करने का जरिया क्या है? डिबेट। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देखो देखने में एक लाइन का है, बट इसके अंदर बहुत सारा फंडामेंटल राइट छुपा हुआ है। तो इसके अंदर क्या करो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर 1 2 3 करके लिखते जाओ। मान लो कि आप अपने देश से प्रेम करते हो, कैसे एक्सप्रेस करोगे? तो भारत का तिरंगा झंडा लहरा के भी बहुत जन अपना क्या करता है? भाव प्रकट करता है कि अपने देश से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। तो नेशनल फ्लैग होस्टिंग इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। पहला लिखो नेशनल फ्लैग होस्टिंग। उसके बाद लिखो सेकंड, लिखो राइट टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट। राइट टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट। तीसरा लिखो राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस। वो देखते हो ना, अर्नब गोस्वामी इतना आके बोल देता है, पूछता है भारत, जानना चाहता है भारत, कैसे बोलता है? क्योंकि उसको पता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस उसको मिला गया है अंडर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इसीलिए आगे वो कुछ भी अनशन बोल के चला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो राइट टू पॉलिटिकल डिसेंट। राइट टू पॉलिटिकल डिसेंट, हो सकता है किसी पार्टी के विचारधारा से खुश ना हो, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए आपको ये अधिकार देता है कि आप उस पार्टी के विचारधारा के अगेंस्ट में जाके बोल सकते हो। अब बोलते हैं लोग, देखो भारत में ना डिसेंट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने हाथ का 5वां उंगली देखो ना तो ये बराबर नहीं है, सब एक दूसरे से अलग है। तो जब उंगली आपका सब एक दूसरे से अलग है तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि आपका जो विचारधारा और मेरा जो विचारधारा है वो सेम टू सेम होगा? नहीं हो सकता है। आप मेरे विचारधारा से अग्री नहीं कर सकते हो तो आप मेरे को 2-4 मेरे को क्रिटिसाइज कर सकते हो, क्रिटिसिज्म करना आपका हक है। आप जब मेरे को क्रिटिसाइज करोगे ना कि सर आप ऐसे मत पढ़ाइए, ऐसे पढ़ाइए, तो वो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं आप लोगों का मेंटालिटी समझ जाऊंगा कि आप लोग इस तरह से नहीं समझ पा रहे हो, तो मेरे को कोई दूसरा तरीका लेना है। तो जितना आप क्रिटिसाइज करोगे लोगों के, उतना वो लोग क्या होते हैं, उभर कर बाहर निकलते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? तो ये 3-4 राइट आपको याद रखना है जो कहाँ पे दिए गए हैं, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज है। नाउ जस्ट इमेजिन कि मेरे को पता चल गया कि मेरे को क्या मिला हुआ है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज है, और आप सबको पता है कि आप लोग के पास भी क्या है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए।
अब मेरा दूसरा काम क्या होगा कि जितने भी लोग जिनको आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए हैं वो सबको मैं एक जगह बुला लूं, बुला के मैं एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करूं। क्लियर है? तो ये अब जब सारे लोगों को बुलाओगे ना एक जगह मीटिंग के लिए तो उसको बोलते हैं असेंबल। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी क्या है? राइट टू असेंबल। भारत में आप कहीं पे भी एक या एक से ज्यादा ग्रुप बना के असेंबल हो सकते हो। ये आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी रहता है। देखो, राइट टू असेंबल। right to assemble including holding meeting and taking out procession in a peaceful way. Holding meeting and taking out procession in a peaceful way. In a peaceful वे। ठीक, इतना क्लियर है? तो पहले हमने क्या दिया? बोलने की आज़ादी और एक्सप्रेस करने की आज़ादी। फिर हमने क्या किया? ऐसे लोग जिनको बोलने की आज़ादी मिली हुई है और एक्सप्रेस करने की आज़ादी मिली हुई है उनको एक जगह इकट्ठा किया, और उस इकट्ठा करने को हम लोग क्या बोलते हैं? असेंबल। अब असेंबल होने के बाद में ना हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि यार यहाँ पे बंगाल में ना बहुत ज़्यादा करप्शन है, तो उस करप्शन के खिलाफ हम लोग क्या करेंगे? आवाज़ उठाएंगे। अब इंडिविजुअल लेवल पे तो हम आवाज नहीं उठा सकते हैं। अब आवाज उठाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक पार्टी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। तो दैट इज योर थर्ड फंडामेंटल राइट, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। क्या है? राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। दिस इज द थर्ड फंडामेंटल राइट जो आपको याद रखना है, गिवन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। एक से एक लिंक करो। पहले हमने क्या किया? स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जब हमें पता चल गया कि सबको मिला है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फिर हमने क्या किया? इकट्ठा। इकट्ठा को क्या बोला जाता है? असेंबल। जब हमने इकट्ठा हो गए तो हमने क्या डिसाइड किया कि बंगाल में जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के खिलाफ हम लोग क्या करेंगे? आवाज उठाएंगे। और आवाज उठाने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया? ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता है? राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। ऐसा होता है, एक्शन क्यों लिया जाता है पुलिस द्वारा? देखो, इट इज अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड। आप सरकार के खिलाफ एक्शन लोगे ना, मतलब कुछ करोगे, जैसे आप नवबंधों को घेरने जा रहे हो, तो सरकार को पता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, तो सरकार क्या करेगा? अपना फ्रिंज एलिमेंट कुछ घुसा देगा आपके रैली में। अब वो फ्रिंज एलिमेंट क्या करेंगे? कहीं पे कुछ हिंसा करना शुरू कर देंगे, और वहां से सरकार का पुलिस क्या करेगा? एक्शन लेना शुरू कर देगा। ठीक है, बट हमने क्या पढ़ा है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में प्रोसेशन कैसा होना चाहिए? पीसफुल। तो जब वो पीसफुल रहा ही नहीं तो सरकार एक्शन क्यों ना ले? आपकी गलती नहीं है, आप पीसफुली निकाल रहे हो, बट उस रैली में कौन कहां से कुछ फ्रिंज एलिमेंट आके घुस गए, जिन्होंने क्या किया? 2-4 गाड़ी पे आग लगा दिया, पुलिस का बैरिकेड तोड़ दिया। पुलिस बोलेगा यार हमारे साथ हिंसा कर रहे हो तो हम छोड़ेंगे थोड़ी। क्लियर है? तो ये 3 चीजें समझ में आ गया। अब देखो, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, तो क्या भारत में आप कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए? पीसफुल। जैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, कोई दिक्कत का बात नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ, कोई दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपने बना दिया कि ये इस एरिया का नाम क्या है? गिरीश पार्क। आपने ये नहीं बना दिया कि ऑल गिरीश पार्क टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन आप भारत में नहीं बना सकते। क्लियर है? अब देखो, जब हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया ना, जब हम बंगाल में करप्शन के थ्रू फाइट कर रहे थे, तब हमको क्या रियलाइज हुआ कि करप्शन केवल बंगाल में नहीं है, करप्शन ऑल ओवर। अब हमको ये ऑल ओवर इंडिया में फाइट करना है। तो ऑल ओवर इंडिया में फाइट करने के लिए आपको बंगाल से बाहर भी जाना पड़ेगा, अलग अलग स्टेट में। तो अलग अलग स्टेट में जब आप बंगाल से बाहर जाओगे तो उसको क्या बोला जाता है? मूवमेंट। कि भारत के किसी भी एरिया में आप मूव कर सकते हो, भारत के किसी भी एरिया में आप जा सकते हो। दैट इज योर नेक्स्ट फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, राइट टू मूवमेंट। राइट टू मूवमेंट मतलब भारत के आप किसी भी एरिया में जाके घूम सकते हो। क्लियर है?
बट ये सारे फंडामेंटल राइट कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ आते हैं, ये याद रखना। जब मैं बोल रहा हूँ कि भारत के किसी भी एरिया में आप जाके घूम सकते हो, तो ये याद करो कि युद्ध चल रहा है, क्या आप कैमरा लेके जा सकते हो? कैमरा में नहीं जा सकते हो। उसी तरह इंडोनेशिया जाओगे तो इंडोनेशिया में एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्राइब रहते हैं जिनका नाम है जरावा ट्राइब। आप उस एरिया में नहीं जा सकते हो, प्रोहिबिटेड है। क्यों नहीं जा सकते हो? क्योंकि देखो हम लोग रहते हैं शहर में, आपको थोड़ा सा बीमारी होता है, बुखार होता है, तो आप एक कैल्पॉल लाते हो, PCM 650 लाते हो और खा लेते हो। अब उस PCM 650 की वजह से ना आपके बॉडी में हो सकता है बहुत सारा का बैक्टीरिया हो। अब जब आप जरावा ट्राइब से मिलने जाओगे ना, तो वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से हमेशा दूर रहे हैं, उनका घर जंगल है, तो हो सकता है कि हमारे अंदर जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया अगर उनके अंदर चल गया तो वो बर्दाश्त ना कर पाए, उनका हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाए और पूरा का पूरा ट्राइब खत्म हो जाए। ठीक है, तो हेल्थ कॉम्प्रोमाइज ना हो उन ट्राइब का, इसीलिए आप उस लोकेशन पे नहीं जा सकते हो। तो ये हर फंडामेंटल है कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ आया है। तो मूवमेंट तक कहानी समझ में आया। स्पीच एंड एक्सप्रेशन सबको इकट्ठा किया, करप्शन के खिलाफ फाइट करना है तो क्या बनाया, और एसोसिएशन बनाया। फिर पूरे भारत में करप्शन है तो पूरे भारत में घूमना पड़ेगा, तो राइट टू मूवमेंट। अब मान लो कि हम सभी ने भारत में घूम रहे हैं, तो आप किसी को मैंने साउथ भेज दिया, किसी को मैंने नॉर्थ भेज दिया, नॉर्थ ईस्ट भेज दिया, और मैं चला गया कश्मीर। तो जब मैं कश्मीर गया तो मुझे लगा कि जन्नत यही है, अब मैं यहाँ से नहीं आऊँगा। अब मैं अगर वहाँ से नहीं आऊँगा तो मुझे वहाँ रहना पड़ेगा, वहीं पे रुकना पड़ेगा। तो क्या भारत के किसी भी स्टेट में जाके आप रह सकते हो, रुक सकते हो? ये आपका अगला है, राइट टू रिसाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। रिसाइड और सेटल, ये कौन कितना नंबर हो गया? ई। राइट टू रिसाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। रिसाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, इतना क्लियर है? रिसाइड, RESIDE, रिसाइड और सेटल इन ऑफ द कंट्री। भारत के किसी भी एरिया में जाके आप रह सकते हो, रुक सकते हो। मैं कहाँ पे रह रहा हूँ? कश्मीर में। मैं तो कश्मीर चला गया ना, तो मैं कश्मीर में रह रहा हूँ। अब समझो वहाँ पे एक बहुत सुंदर कश्मीरी लड़की से मुझे मोहब्बत हो गया, बहुत सुंदर। अब मैंने बोला कि अब मैं शादी करूंगा तो इन्हीं से करूंगा, बट मैं अभी भाड़े के घर पे रह रहा हूँ, घर तो है नहीं मेरा, जमीन तो है नहीं, तो मुझे क्या खरीदना पड़ेगा वहाँ पे? जमीन, प्रॉपर्टी। तो ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट था, अब नहीं है, लेकिन लिख लो इसको। कैसे लिखोगे? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F, राइट टू प्रॉपर्टी। भारत के किसी भी एरिया में जाके आप जमीन खरीद सकते हो, ये पहले आपका मौलिक अधिकार था। राइट टू प्रॉपर्टी लिखो, अब ब्रैकेट में लिख के रखो रिमूव्ड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट, रिमूव्ड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट, रिमूव्ड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो पहले स्पीच एंड एक्सप्रेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ? असेंबल किया हमने, फिर हमने क्या बनाया, फिर हमने क्या किया, मूव किया। फिर सर कहाँ चले गए थे? कश्मीर। और वहां पे क्या करने लगे, रुक गए, तो रिसाइड और सेटल। फिर सर को कौन मिल गई? सर क्या करेंगे? शादी। लेकिन लड़की के फैमिली वाले क्या बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी लेकर आओ, तो सर ने क्या खरीदा? प्रॉपर्टी खरीद दिया। अब सर का क्या हो चुका है? शादी हो चुका है। सर का शादी हो गया, सर ने फैमिली बड़ा कर लिया, सर के बच्चे हो गए। अब वो जब बच्चा हुआ तो हस्बैंड और वाइफ में, मेरे और मेरे मिसेस में झगड़ा शुरू हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर या डॉक्टर बनाऊंगा, और मेरी मिसेस बोल रही है कि नहीं, मैं अपने बेटे को या बेटी को उर्दू पोएट बनाऊंगी। अब हम दोनों झगड़ा कर रहे हैं कि नहीं इंजीनियर में ज़्यादा स्कोप है, तो वो बोल रही नहीं पोइट्री में ज़्यादा स्कोप है। और ये करते करते मेरा बच्चा बड़ा हो गया और बोला कि मुझसे भी पूछ लो कि मुझे क्या बनना है। तो मैंने पूछा कि क्या बनना है, तो बोल रहा है मैं पापा मैं फुटबॉलर बनूंगा। इसका मतलब क्या है कि भारत में आप अपने मर्जी से कोई भी वोकेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। भारत में आप अपने मर्जी से कोई भी वोकेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस इज योर लास्ट फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, राइट टू वोकेशन। राइट टू वोकेशन, VOCATION।
VOCATION। वोकेशन का मतलब होता है प्रोफेशन और ट्रेड। अपने हिसाब से या भारत में कोई सा भी प्रोफेशन प्रैक्टिस, VOCATION वोकेशन, ठीक है। से कौन सा ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज G। क्लियर है? तो टोटल कितना हो गया देखो तो गिनो तो, 7 हो गया, लेकिन एक क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो एट प्रेजेंट मान लो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इनिशियली आर्टिकल 19 के अंदर कितना डेमोक्रेटिक राइट था, 7, बट 44th अमेंडमेंट से क्या किया गया, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F को रिमूव कर दिया गया, तो एट प्रेजेंट कितने हैं, 6 है। कितना क्लियर है? सर क्यों रिमूव किया गया? क्यों रिमूव किया गया था, इसके पीछे कहानी बहुत बड़ा है। कहानी ये है, अब रख दो कॉपी हो गया है। हालांकि पढ़ाने का और पढ़ा दूं, लेकिन बहुत बच्चे मुंह देख रहे हैं कर सर कब छुट्टी देंगे। तो आर्टिकल 19 राइट टू प्रॉपर्टी है क्या, तो देखो भारत आजाद, 2 मिनट सुन लो, क्वेश्चन अच्छा है। राइट टू भारत आजाद कब हुआ था, 1947। अब देखो जब भारत आजाद हुआ ना, तो हमने क्या देखा कि हमारे देश में ना बहुत बड़े बड़े जमींदार थे उस समय, मतलब बहुत बड़े बड़े। आज के जो जमींदार है ना, उस समय के जमींदार के सामने कुछ भी नहीं थे। तो बट प्रॉब्लम हमारे साथ ये था कि हम जब अपना संविधान बना रहे थे ना, तो उस संविधान में हमने बोल दिया था कि भारत को हम एक समाजवादी देश बनाएंगे, सोशलिस्ट कंट्री बनाएंगे। सोशलिस्ट कंट्री का मतलब क्या होता है कि समाज में सभी लोग क्या होंगे, बराबर होंगे, और सोसाइटी का जो भी रिसोर्स होगा वो क्या होगा, सबके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं जस्ट इमेजिन इस गिरीशबाग वाले एरिया में कोई एक इंसान है जिसने क्या किया है, पूरे गिरीशबाग का जमीन अपने कब्जे में रखा है, और बाकी आप लोग भी यहीं पे रह रहे हो, लेकिन आप लोग के पास या आपके फैमिली के पास कोई भी जमीन नहीं है, सब भाड़े पे रह रहे हो। तो क्या समाजवाद या सोशलिस्ट विचारधारा यहाँ पे फॉलो हो रहा है गिरीशबाग में? नहीं हो रहा है। तो हमको सोशलिस्ट विचारधारा फॉलो करवाना है। तो हमने क्या किया, हमने बहुत सारा कानून पास करना शुरू किया, लैंड एबोलिशन एक्ट पास करना शुरू किया, और उस एक्ट में क्या बोला गया कि अब जमींदार इतना जमीन नहीं रख सकता है, ठीक है। बट जमींदार पढ़े लिखे थे, जमींदार को पता था कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F के अंदर उनको क्या दिया गया है, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। तो जब जब सरकार लॉ बनाए तब तक जमींदार क्या करे, कोर्ट में केस कर दे। कोर्ट बोल देता था कि आप मतलब फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते हो, किसी भी इंसान का फंडामेंटल राइट का हनन नहीं कर सकते हो। तो फिर पार्लियामेंट या सरकार क्या बोलती है कि ऐसा बात है तो एक काम करते हैं, वो घर में कहावत सुने हो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो यहाँ पे बांसुरी और बांस दोनों कौन था आपका, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F। तो सरकार ने क्या किया, बोला रुको इसी को ठिकाने लगाते हैं। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट किया और बोला कि आज के बाद राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, जाओ आप कोर्ट में केस करो। कितना करोगे? क्लियर है? तो इस वजह से क्या कि समाजवादी विचारधारा को इंप्लीमेंट करने के लिए राइट टू प्रॉपर्टी को एबॉलिश किया गया है। क्लियर है? जाइए। सर एक क्वेश्चन और था कि हम लोग कश्मीर में लैंड नहीं खरीद सकते। पहले नहीं, अब खरीद सकते हो ना। 2019 में तो वो प्रोविजन हटा दिया गया, आर्टिकल 35 को रिमूव कर दिया गया। पहले नहीं। हाँ,